श्रोताओं का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ ज़रूरी स्रोतों पर गहराई से नज़र डालेंगे, उनकी मुख्य बातें समझने की कोशिश करेंगे। और आज तो वाकई बहुत कुछ है बात करने को। टेक में क्वांटम कंप्यूटिंग है, एआई के नए नियम हैं, न्यूरोटेक पर चिंताएं हैं। फिर अर्थव्यवस्था में राज्यों की हालत, दुनिया में बढ़ती असमानता और हाँ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर भी बात होगी। जी, और कानून के मोर्चे पर भी काफी कुछ है। गिरफ्तारी का अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मध्यस्थता, आईबीसी और पीएमएलए का टकराव। बिल्कुल। पर्यावरण में गिद्धों की हालत चिंताजनक है। हमारा खाना पीना कैसे जलवायु को बिगाड़ रहा है ये भी देखेंगे। भू राजनीति में अब्राहम अकॉर्ड्स है, भारत पेरू व्यापार है। सेहत में कैंसर की नई थेरेपी की खबर है और कुछ खास बातें भी हैं, जैसे बलि यात्रा, पीएमकेवीवाई, सैटेलाइट इंटरनेट, ईडी, जीपीएस स्पूफिंग। जरूरी पहलू छूटे ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी। भारत में क्यू न्यू लैब्स ने 500 किलोमीटर लंबा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्यूकेडी नेटवर्क का प्रदर्शन किया है। ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, ये वाकई एक अहम कदम है। देखिए, क्यूकेडी को आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह से एक सुपर सिक्योर तरीका है डिजिटल चाबियां भेजने का। डिजिटल चाबियां जैसे इंक्रिप्शन वाले। हाँ, वही आजकल जो हम इंक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं उसकी चाबियां। क्यूकेडी क्वांटम फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करता है इन्हें भेजने के लिए। इसमें होता यह है कि अगर कोई बीच में उस चाबी को पढ़ने की कोशिश करें तो पता चल जाता है। बिल्कुल, क्वांटम स्टेट बदल जाता है और भेजने वाले और पाने वाले दोनों को फौरन पता चल जाता है कि कोई तांग झांक हुई है। ये भविष्य के जो क्वांटम कंप्यूटर आने वाले हैं उनके खतरों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, भविष्य के खतरों से किन क्षेत्रों के लिए ज्यादा जरूरी है? देखिए, अहम बुनियादी ढांचे के लिए जैसे रक्षा है, सरकार की जरूरी बातचीत है, बैंकिंग, अस्पताल, डेटा सेंटर, टेलीकॉम, इन सबको भविष्य में क्वांटम कंप्यूटरों से हैकिंग का खतरा हो सकता है। और क्यूकेडी से इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे फाइबर ऑप्टिक केबल से भी भेज सकते हैं, हवा के जरिए या सैटेलाइट से भी। और भारत इसमें और क्या कर रहा है? कोई चिप वगैरह की भी बात थी। जी हाँ, भारत ने अपनी क्वांटम सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल यानी क्यूएसआईपी चिप और एक 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग यूनिट क्यूपीयू भी विकसित की है। ये दिखाता है कि हम इस फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्वांटम से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई पर आते हैं। सरकार ने एआई गवर्नेंस को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि एआई का विकास और इस्तेमाल सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो और सबका उसमें समावेश हो, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये दिशा निर्देश इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है। इसमें 6 स्तंभों की बात है, वो क्या है? हाँ, 6 स्तंभ है। पहला, एआई के लिए जरूरी ढांचा बनाना, जैसे कंप्यूटिंग पावर। दूसरा, रेगुलेशन मतलब नीतियां और जोखिम कम करने के उपाय। और तीसरा, निगरानी, जिसमें जिम्मेदारी तय करना और संस्थाएं बनाना शामिल हैं। इसे चरणों में लागू किया जाएगा, छोटी, मध्यम और लंबी अवधि के कामों के साथ। कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल होंगी? इसमें माइटी यानी आईटी मंत्रालय तो है ही, साथ में आरबीआई, सेबी, ट्राई जैसे रेगुलेटर भी हैं, नीति आयोग जैसी सलाहकार संस्थाएं हैं और बीआईएस जैसे मानक तय करने वाले संस्थान भी। इसमें नैतिक एआई के लिए 7 सूत्रों का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये 7 सिद्धांत है। भरोसा, लोग पहले, नवाचार को बढ़ावा, बराबरी और न्याय, जवाबदेही, डिजाइन में पारदर्शिता और सुरक्षा, भरोसा, टिकाऊपन। ये सिद्धांत एआई के विकास और इस्तेमाल को सही दिशा देने के लिए हैं। सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर इनको लागू करना कितना मुश्किल होगा? चुनौती तो है, जैसे नवाचार को बढ़ावा देना और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना। यहीं पर ये नियम काम आते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं। साफ नियम होंगे तभी तो तकनीक पर भरोसा बनेगा, है ना? बिल्कुल। अब तकनीक का एक और पहलू जो थोड़ा चिंताजनक है, न्यूरो टेक्नोलॉजी और एआई का मेल। यूएन ने भी इस पर चिंता जताई है कि ये हमारी सोच, याददाश्त, यहाँ तक कि पहचान को भी प्रभावित कर सकता है। जी, ये एक गंभीर विषय है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई जैसी चीजें बन रही हैं। यहाँ कई रोक हैं। पहला तो मानसिक स्वास्थ्य पर असर का। दूसरा, हमारी पहचान और निजता का खतरा। क्या हमारी सोच की आजादी बनी रहेगी? क्या यादें बदली जा सकती हैं? तीसरा, हमारे दिमाग का डेटा मतलब न्यूरो डेटा, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और चौथा जोखिम है सामाजिक असमानता का। अगर ये महंगी तकनीक सिर्फ कुछ लोगों तक की पहुंची तो समाज में खाई और बढ़ सकती है। तो इसका हल क्या है? यूनेस्को ने क्या कहा है?
यूनेस्को का सुझाव है कि कड़े कानूनी सुरक्षा उपाय हों, न्यूरो डेटा के कलेक्शन और इस्तेमाल पर सख्त नीतियां बने और ये तकनीक सबकी पहुंच में हो सुरक्षित तरीके से। ये बहस अभी शुरू हुई है पर बहुत जरूरी है। तकनीक से जुड़ी दो छोटी खबरें और एक, महाराष्ट्र में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट शुरू कर रहा है। ये दूर दराज के इलाकों के लिए अच्छा है। हाँ, ये डिजिटल डिवाइड कम करने में मदद कर सकता है। सैटेलाइट इंटरनेट उन जगहों पर भी पहुंच सकता है जहां केबल ले जाना मुश्किल है। और दूसरी तरफ दिल्ली में जीपीएस स्पूफिंग के मामले बढ़ रहे हैं। ये क्या भला है? जीपीएस स्पूफिंग मतलब जीपीएस सिग्नल में हेरफेर करना। हैकर नकली सिग्नल भेजकर आपकी डिवाइस को ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि वो कहीं और है। अरे, ये तो खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। सोचिए अगर हवाई जहाज या शिपिंग इंडस्ट्री में ऐसा हो जाए। लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम, ऊर्जा सेक्टर, रक्षा, सब पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तकनीक से अब थोड़ा अर्थव्यवस्था और समाज की तरफ चलते हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है राज्यों के वित्त पर। कह रहे हैं कि राज्यों की माली हालत ठीक नहीं है, खासकर तनख्वाह, पेंशन और ब्याज चुकाने के बोझ के कारण। जी, ये रिपोर्ट कई अहम बातें उठाती है। पहली तो यही कि राज्यों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा, करीब 62%, इन्हीं तयशुदा खर्चों मतलब कमिटेड एक्सपेंडिचर में चला जाता है। तो विकास के कामों के लिए पैसा कम बचता है। अच्छा, और जीएसटी का क्या असर हुआ है? जीएसटी आने के बाद राज्यों की खुद टैक्स इकट्ठा करने की क्षमता थोड़ी घटी है। मतलब जीएसटी में जो टैक्स शामिल हो गए, उनसे कुल मिलाकर राज्यों की कमाई जीडीपी के अनुपात में कम हुई है। और केंद्र से जो पैसा मिलता है उसमें भी बिना शर्त वाले फंड का हिस्सा कम हुआ है। मतलब राज्य अपनी मर्जी से कम खर्च कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक। और कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। राज्यों का कुल कर्ज जीडीपी के 27.5% तक पहुंच गया है, जबकि एफआरबीएम एक्ट का लक्ष्य 20% का था। ओह, ज्यादातर राज्य लक्ष्य से बाहर हैं। हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा को छोड़कर। और कर्ज पर ब्याज भी तेजी से बढ़ रहा है। ऊपर से कैश ट्रांसफर वाली जो योजनाएं हैं वो भी बजट पर दबाव डाल रही हैं। एक और चिंता की बात है कि अमीर और गरीब राज्यों की आय में फासला बढ़ रहा है। जी, प्रति व्यक्ति आय का अंतर बढ़ रहा है। रिपोर्ट के सुझाव वही हैं, खर्च पर नियंत्रण रखें, कमाई बढ़ाने के तरीके ढूंढें, जैसे जीएसटी को बेहतर बनाना, सही यूजर चार्ज लगाना और सब्सिडी को टारगेटेड बनाना। देखिए, राज्यों का बजट सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, इसलिए जरूरी है। ये तो राज्यों की बात हुई। अगर दुनिया भर में देखें तो G20 की एक रिपोर्ट बताती है कि असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2000 से 2024 के बीच दुनिया में जितनी भी नई दौलत बनी, उसका 41% हिस्सा सिर्फ टॉप 1% अमीरों के पास गया, और जो नीचे के 50% लोग हैं उन्हें सिर्फ 1% मिला। और भारत में? भारत में भी इसी दौरान टॉप 1% की संपत्ति 62% बढ़ी है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। नवोदारवादी नीतियां, कुछ बड़ी कंपनियों का बढ़ता दबदबा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियम। इसका असर क्या होता है? सिर्फ आर्थिक? नहीं, इसका असर राजनीतिक भी है। लोकतंत्र कमजोर होता है, सामाजिक भी है, अस्थिरता बढ़ती है, और पर्यावरण पर भी, क्योंकि अक्सर ज्यादा खपत करने वाले ही ज्यादा प्रदूषण भी करते हैं। तो इस रिपोर्ट में कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं। हाँ, कुछ सिफारिशें हैं, जैसे असमानता पर नजर रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल बनाया जाए, टैक्स सिस्टम को ज्यादा प्रगतिशील बनाया जाए, खासकर अमीरों पर एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगे, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों में सुधार हो, खासकर जरूरी तकनीकों के लिए, और जरूरी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा सब तक अच्छी गुणवत्ता में पहुंचें। इसी असमानता और आर्थिक अनिश्चितता के माहौल में एक आइडिया फिर से चर्चा में है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। मतलब सबको बिना शर्त एक बेसिक इनकम देना। भारत के आर्थिक सर्वे में भी इसका जिक्र हुआ था पहले। जी, 2016-17 के सर्वे में। यूबीआई का सीधा मतलब है हर नागरिक को बिना किसी शर्त के सरकार से नियमित तौर पर एक तय रकम मिले। ये आज फिर क्यों चर्चा में है? देखिए, कई कारण हैं। बढ़ती असमानता, ऑटोमेशन से नौकरियों पर खतरा, गिग इकोनॉमी की अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन के असर। लगता है कि पारंपरिक कल्याणकारी योजनाएं शायद काफी नहीं हैं। फिनलैंड, केनिया जैसे देशों में छोटे प्रयोग भी हुए हैं। अच्छा, आर्थिक सर्वे ने इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में क्या कहा था? पक्ष में तर्क थे कि इससे लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने की आज़ादी मिलेगी, गरीबी कम होगी, आर्थिक झटकों से सुरक्षा मिलेगी, लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे और शायद सरकारी योजनाओं को लागू करना आसान हो। और विपक्ष में क्या चिंताएं थीं? चिंताएं थी कि शायद लोग काम करना कम कर दें,
क्या पैसा सही जगह खर्च होगा? इसे लागू करना खासकर दूर दराज के इलाकों में मुश्किल हो सकता है। सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा और महंगाई बढ़ सकती है। तो ये काफी जटिल मुद्दा है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था से अब जरा कानून और नियमों की दुनिया का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है गिरोह राजेश शाह केस में। कहा गया है कि गिरफ्तारी के कारण लिखित में देना अनिवार्य है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और 22(1) गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार से जुड़ा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये नियम सिर्फ यूएपीए या पीएमएलए जैसे खास कानूनों पर ही नहीं, बल्कि हर तरह की गिरफ्तारी पर लागू होता है। अच्छा, हर तरह की। हाँ, और अगर मौके पर तुरंत लिखित में देना संभव ना हो तो मौखिक रूप से बताना होगा, लेकिन लिखित कारण जल्द से जल्द और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले तो जरूरी ही देना होगा। और भाषा का भी कुछ था। हाँ, कारण उस भाषा में बताए जाने चाहिए जो गिरफ्तार व्यक्ति समझता हो। ये पारदर्शिता और व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। कानून से ही जुड़ा एक और मामला, मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। अगर सुलह के प्रक्रिया में बहुत ज्यादा देर हो जाए तो फैसला रद्द हो सकता है। हाँ, अगर देरी इतनी हो जाए कि उससे निष्पक्षता पर सवाल उठे तो मध्यस्थता अवार्ड को रद्द किया जा सकता है। भारत का जो मध्यस्थता कानून है 1996 का, उसका मकसद ही विवादों का जल्दी निपटारा करना है। ये फैसला उसी मकसद को बल देता है। एक और कानूनी उलझन है दिवाला कानून आईबीसी और मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए के बीच टकराव। इसे सुलझाने के लिए दिवाला बोर्ड आईबीबीआई ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ दिक्कत यह है कि दोनों कानूनों के मकसद अलग हैं और दोनों में एक ओवरराइडिंग क्लॉज है। मतलब दोनों कहते हैं कि उनकी बात मानी जाएगी। आईबीसी चाहता है कंपनी की संपत्ति बेचकर पैसा वसूला जाए। पीएमएलए चाहता है अपराध की कमाई जब्त हो। तो जब ईडी संपत्ति जब्त कर लेती है तो दिवाला प्रक्रिया रुक जाती है। हाँ, अक्सर यही होता है। नए दिशा निर्देश ये रास्ता देते हैं कि दिवाला पेशेवर आईपी अब ऐसी जब्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए एनसीएलटी के बजाय सीधे पीएमएलए कोर्ट जा सकते हैं। ये एक तरह से प्रक्रिया को सुचारू बनाने की कोशिश है। और ईडी की बात चली है तो फैट यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी ईडी के काम की तारीफ की है, खासकर संपत्ति वसूली में। जी, फैटएफ की रिपोर्ट में ईडी के तरीकों को एक मॉडल की तरह बताया गया है। ईडी, जैसा हम जानते हैं, वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है और मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा उल्लंघन की जांच करती है। चलिए अब पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII ने गिद्धों पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया है, खासकर 4 बेहद संकटग्रस्त प्रजातियों पर, और नतीजे चिंताजनक हैं। हाँ, बहुत चिंताजनक। सर्वे ने भारतीय गिद्ध, सफेद पुट्ठे वाले गिद्ध, पतली चोंच वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्ध पर ध्यान केंद्रित किया। पता चला कि इनके रहने के इलाके सिकुड़ गए हैं और घोंसले बनाने की सुरक्षित जगह कम हो गई हैं। करीब 70% पुरानी घोंसले वाली जगहों पर अब ये नहीं मिलते। ओह, ज्यादातर कहाँ मिल रहे हैं अब? ज्यादातर करीब 54% नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे सुरक्षित इलाकों में ही मिल रहे हैं। हर प्रजाति कुछ खास इलाकों तक सिमट गई है, जैसे भारतीय गिद्ध मध्य प्रदेश राजस्थान में, सफेद पुट्ठे वाले हिमाचल में, पतली चोंच वाले असम ने और लाल सिर वाले मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुत कम संख्या में बचे हैं। गिद्ध इतने जरूरी क्यों हैं और इन्हें खतरा क्या है? गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। मरे हुए जानवरों को खाकर ये बीमारियां फैलने से रोकते हैं। सबसे बड़ा खतरा रहा है डाइक्लोफेनाक जैसी दवाएं जो पशुओं को दी जाती थीं। जब गिद्ध उन मरे पशुओं को खाते थे तो मर जाते थे। हाँ, ये तो सुना है। इसके अलावा इनके रहने की जगहें खत्म होना, खाने की कमी, ये सब भी बड़े खतरे हैं। सरकार ने कुछ दवाएं बैन की हैं, संरक्षण योजना भी चल रही है, पर अभी बहुत काम बाकी है। भारत में कुल 9 तरह के गिद्ध मिलते हैं और कई खतरे में हैं। पर्यावरण से ही जुड़ी एक और बड़ी चेतावनी आई है ईट लैंडसेट रिपोर्ट से। कहा जा रहा है कि हमारा पूरा फूड सिस्टम ही जलवायु परिवर्तन के 1.5 डिग्री वाले लक्ष्य को पटरी से उतार सकता है। फूड सिस्टम का मतलब है खेत से लेकर प्लेट तक और उसके बाद भी उगाना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, खाना और फिर कचरा। ये पूरा सिस्टम धरती पर बहुत बोझ डाल रहा है। किस तरह का बोझ? जमीन का इस्तेमाल, जंगल कटना, पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जो कुल उत्सर्जन का लगभग 30% है। और इसमें भी असमानता है। अमीर लोग इस सिस्टम से ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? रिपोर्ट 2 मुख्य बातें कहती है। एक, प्लानिटरी हेल्थ डाइट,
मतलब ऐसा भोजन जिसमें अनाज, फल, सब्जी, दालें ज्यादा हों और मांस, मछली, डेयरी कम हो। दूसरा, संरक्षण कृषि, खेती का ऐसा तरीका जिसमें जमीन की जुताई कम हो, मिट्टी ढकी रहे और फसलें बदल बदल कर लगाई जाएं। जरूरत है कि सरकारें इन चीजों को अपनी नीतियों में शामिल करें। पानी के मुद्दे पर बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल हो गया है, दक्षिण एशिया से पहला देश। और भारत में बिहार की गोगाबील झील 94वीं रामसर साइट बन गई है। जी, गोगाबील झील कटिहार जिले में एक ऑक्सबो लेक है, मतलब नदी के मुड़ने से बनी झील। ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी है और पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार के 2 और वेटलैंड्स, बक्सर का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील भी रामसर लिस्ट में आए हैं। ये अच्छी खबर है। जंगलों पर वन सलाहकार समिति एफएसी ने वन अधिनियम के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने को एक जैसा करने की सिफारिश की है। हाँ, इसमें दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण की बात है, मतलब जितना जंगल काटा उतना ही लगाना होगा सजा के तौर पर। और इसे दंडात्मक एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू से जोड़ने की भी बात है। मकसद है उल्लंघन को महंगा बनाना। और मौसम पर डब्ल्यूएमओ की ताज़ा रिपोर्ट क्या कह रही है? COP30 से पहले आई है। रिपोर्ट चिंताजनक है। कह रही है कि 2025 इतिहास का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल होने वाला है। पिछले 11 साल सबसे गर्म रहे हैं। दुनिया पेरिस समझौते के लक्ष्यों से दूर है। ग्रीन हाउस गैसें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। कुछ सकारात्मक भी है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है और देश जलवायु योजनाओं में वैज्ञानिक सलाह का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के स्थिति गंभीर है। पर्यावरण से अब स्वास्थ्य और समाज की ओर। कैंसर के इलाज में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, NextCAR19 थेरेपी। ये भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी है। जी, ये बी सेल ब्लड कैंसर के लिए मंजूर हुई है। कार टी थेरेपी एक तरह की इम्यूनोथेरेपी है। इसमें मरीज की अपनी टी सेल्स, जो इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं हैं, उन्हें लैब में जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई मतलब उन्हें ऐसा बदला जाता है कि वो कैंसर सेल्स को पहचान कर उन पर हमला कर सकें। फिर इन सुपर सोल्जर सेल्स को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। इसके फायदे क्या हैं? इलाज का समय कम लगता है, लंबे समय तक सुरक्षा मिल सकती है और सबसे बड़ी बात, ये विदेशी थेरेपी से काफी सस्ती होगी, तो ज्यादा लोगों की पहुंच में होगी। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत स्पेसिफिक होती है, हर कैंसर के लिए अलग बनानी पड़ सकती है। साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन या नर्वस सिस्टम पर असर। पर यह भारत के लिए और कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी उम्मीद है। सामाजिक मोर्चे पर दोहा में एक विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। हाँ, सामाजिक विकास पर। इसमें दोहा घोषणा पत्र अपनाया गया, जो 1995 की कोपेनहेगन घोषणाओं को दोहराता है। गरीबी मिटाना, अच्छा काम, सामाजिक समावेश और सामाजिक सुरक्षा। संस्कृति में ओडिशा में बलियात्रा त्योहार मनाया गया। जी, ये कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। ये उड़ीसा के प्राचीन समुद्री व्यापार की याद दिलाता है, जब यहाँ के व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। और स्किल इंडिया यानी PMKVI में कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया है। हाँ, 178 पार्टनर्स को। PMKVI युवाओं को स्किल देने की मुख्य योजना है। ये ब्लैकलिस्टिंग शायद क्वालिटी कंट्रोल को लेकर सख्ती का संकेत है। आखिर में कुछ अंतर्राष्ट्रीय और मिली जुली खबरें। कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल हो गया है। जी, अब्राहम अकॉर्ड्स का लक्ष्य इजराइल और अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य करना है। कजाकिस्तान का जुड़ना इस पहल का विस्तार है। भारत और पेरू के बीच व्यापार वार्ता का 9वां दौर सफल रहा। पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है और लैटिन अमेरिका में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। हम वहां से सोना, तांबा खरीदते हैं। समझौता होने से व्यापार बढ़ेगा। अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी टाइडल डिसरप्शन इवेंट TDE देखी गई है। ये क्या है? TDE तब होता है जब कोई तारा ब्लैक होल के बहुत करीब आ जाता है और ब्लैक होल उसे चीर देता है। इससे बहुत तेज चमक निकलती है, जिसे स्टडी करके ब्लैक होल के बारे में जाना जाता है। गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर। ये अंतरिक्ष में धरती के निचले ऑर्बिट में AI डेटा सेंटर बनाने का प्रोजेक्ट है, जो सौर ऊर्जा से चलेंगे। 2027 तक प्रोटोटाइप भेजने की योजना है। और जलवायुविद पर बाकू से बेलेम रोड मैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है कि 2035 तक $1.3 ट्रिलियन सालाना चाहिए होंगे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, और अमीर देशों को ज्यादा देना होगा। इसने 5R का फ्रेमवर्क दिया है: रीप्लेनिश, रीबैलेंस, रीचैनल, रीवैम्प, रीशेप। और भारत में CAG ने 2 नए ऑडिट कैडर CRA और CEA को मंजूरी दी है। जी, CAG जो सरकारी खर्चों का ऑडिट करता है, उसने राजस्व और व्यय के ऑडिट के लिए ये नए विशेष कैडर बनाए हैं। तो ये थी आज की चर्चा।
क्वांटम से लेकर गिद्धों तक, एआई से लेकर राज्यों के बजट तक, काफी कुछ कवर किया हमने। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब चीजें आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं। टेक्नोलॉजी कैसे नौकरियों और समाज को बदल रही है, जिससे यूबीआई जैसी चीजों की जरूरत पर बहस हो रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन का रिश्ता, कानून कैसे अधिकारों और व्यापार को आकार देते हैं। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी जटिल है और हमें हर पहलू पर नजर रखनी होगी। ये अलग अलग धागे कैसे एक साथ मिलकर हमारी दुनिया की तस्वीर बना रहे हैं, यही समझना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एक तरफ एआई और न्यूरोटेक जैसी तकनीकें तेजी से बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ समाज में असमानता भी। तो क्या आने वाले समय में हमें पारंपरिक कल्याणकारी योजनाओं या यूबीआई से भी आगे जाकर किसी बिल्कुल नए तरह के सामाजिक सुरक्षा उपायों की जरूरत पड़ेगी? इस विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।